हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे भूखंडों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भूखंडों का विभाजन, जिसमें हमें सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। वहाँ की जैसी जलवायु है, कैसे उद्योग धंधे हैं, कैसी वनस्पति है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना है। मतलब वही सारी हेडिंग रहेंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगर हम भूभाग की बात करें तो पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। ठीक है, जितना भी स्थल है पूरी पृथ्वी का वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कौन-कौन से हैं ये महाद्वीप? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एशिया है और एशिया में ही हम रहते हैं। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में लगभग 49 देश हैं। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। वह सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में ही हम रहते हैं। ठीक है, हमारा भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। अगर हम बात करें सातों महाद्वीप में तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो एशिया है जिसमें हम रहते हैं। संसार का 1/3 भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, अगर पूरे संसार का 1/3 करेंगे तो सोचिए अकेले सिर्फ एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में लगभग 49 देश हैं। ठीक है, तो 49 देश हैं टोटल। एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है और सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो रूस है। ठीक है, रूस आपने देखा होगा ऊपरी साइड पे है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा देश क्या है? तो मालदीव है। अगर जनसंख्या के उससे देखें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश आपका सिंगापुर हो जाता है और सबसे बड़ा हो जाता है आपका इंडिया। ठीक है, चीन रहता है और या इंडिया रहता है। ठीक है, ये दोनों रहते हैं सबसे ऊपर। अब हम स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है, विस्तार क्या है। तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर आप पूरब में जाएँ, ठीक है, तो आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा एशिया के। ठीक है, क्योंकि एशिया के पूर्व में अगर हम देखें तो जापान ये सारे देश जाते हैं तो इनके पूर्व में प्रशांत महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर हम नीचे साइड जाते हैं भारत के तो हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है। पश्चिम में आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत की जो श्रृंखला है, और कैस्पियन सागर। और इसी से हम लोग किससे अलग हुए हैं? तो यूरोप से हमें अलग किया गया है। और उत्तर में अगर हम जाएँ तो उत्तर में हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्थिति एवं विस्तार हो गया कि पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से एशिया महाद्वीप घिरा हुआ है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो को बोला जाता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदारो मूवी भी आपने देखी होगी। तो ये स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरकोयांग्स रूस में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, -60 से ऊपर पहुँच जाता है पारा। तो सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे है? तो बरकोयांग्स, जो कि रूस में स्थित है। एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट है। ठीक है, सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट है और जबकि हिमालय सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है, तो हिमालय की चोटी है एवरेस्ट। सबसे बड़ा डेल्टा अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो भारत एवं बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, और सबसे लंबा और ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है वो सबसे लंबा और ऊंचा पठार कहा जाता है विश्व का। ठीक है, और सबसे लंबा सागर कौन सा है एशिया का? तो दक्षिणी चीन सागर जो है उसे सबसे लंबा सागर कहा गया है। देखिए, चीन के आसपास के जो भी सागर वगैरह हैं तो चीन ने ऐसे ही बाँट रखा है, अगर दक्षिण में पड़ता है चीन के तो दक्षिणी चीन सागर, पश्चिम में पड़ता है तो पश्चिमी चीन सागर, ऐसे करके। तो सबसे लंबा सागर किसे माना जाता है? तो दक्षिणी चीन सागर को सबसे लंबा सागर माना जाता है। लाल सागर एवं स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन जाता है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है, अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें, आपको पता है ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो एशिया के जस्ट पास में क्या चीज़ देखने को मिलती है? एक साइड तो उल्टे हाथ पे अफ्रीका देखने को मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप, और अगर हम सीधे हाथ पे देखेंगे तो हमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, क्योंकि रसिया और अमेरिका एकदम मिले-मिले से लगते हैं जब हम ग्लोब में देखते हैं। तो वो बेरिंग जल संधि ही है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, अब हम जलवायु की बात कर लेते हैं।
सागर से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिक गर्मी और दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। तो देखिए, एशिया के जो देश हैं, यहाँ पर जलवायु अलग अलग देखने को मिलती है, थोड़ी सी और भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ देश जो हैं वो एकदम महासागरों के पास में स्थित हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो महासागरों से उनकी बहुत ज़्यादा दूरी है। जैसे कि हम रसिया की बात करें, ठीक है? और कुछ देश हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वो सागर से काफ़ी दूर है। हिंद महासागर देखिए उनसे कितनी दूर है, ठीक है? जबकि भारत से जस्ट लगा हुआ है हिंद महासागर, ठीक है? साइड में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो जलवायु में चेंजमेंट देखने को मिलता रहता है, ठीक है? जबकि कुछ देश जो हैं वो काफ़ी दूर हैं सागर महासागरों से, तो वहाँ पर जलवायु थोड़ी अलग देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जून-जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दिसंबर-जनवरी के महीने में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जून-जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और दिसंबर-जनवरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये जलवायु के बारे में हो गया। वन देख लेते हैं, फॉरेस्ट कैसे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस महाद्वीप में भूमध्य सागरीय, मानसूनी, शीतोष्ण वसंत पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय, मानसूनी वन और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, घास के मैदान एवं कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उत्तरी रूस में अधिक शीत होने के कारण मोसिस एवं लाइकेन नामक काई पाई जाती है। तो देखिए, हर तरीके की जलवायु वहाँ पर विभिन्नता है जलवायु में। तो वनस्पतियाँ भी हर तरीके की देखने को मिलती हैं। भूमध्य सागरीय भी मिलेंगी आपकी, ठीक है, मानसूनी भी मिलेंगी, शीतोष्ण वन भी पाए सदाबहार वन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ पे वर्षा होती रहती है, पतझड़ वन भी देखने को मिलते हैं। सर्दियों के इलाके में चले जाएँगे तो वहाँ पे कोणधारी वन भी देखने को मिलेंगे, घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। अगर रेगिस्तान के इलाके में चले गए तो आपको कटीली झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। अगर आप उत्तरी रूस में चले गए जहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है? शीत ऋतु होने के कारण या शीत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मोसेस एवं लाइकेन नामक जो काई होती है वो भी मिलती है। ठीक है? तो रसिया में आपको पता है आर्कटिक महासागर के नीचे ही पड़ता है। तो आर्कटिक महासागर जो है आपका वो बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है, बर्फ हमेशा रहती है। तो इस कारण वहाँ पे मोसेस एवं लाइकेन नामक काई जो होती है वो पाई जाती है। मुख्य जानवरों की अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप में बंदर, हिरन, सांप, छिपकली, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालतू जानवर पाए जाते हैं। तो जानवरों तो आप पता ही है, आप एशिया में ही रह रहे हैं, तो जो भी जानवर भारत में पाए जाएँगे, वो पाए जाएँगे यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं। मुख्य फसलों की बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि एशिया जो है वो कृषि की दृष्टि से काफ़ी धनी है। मुख्य फसलें यहाँ की गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, दालें और तिलहनी फसलों में जैसे सरसों, नारियल, सूरजमुखी, कपास, जूट, रबर, चाय, ठीक है? ये सारी मुख्य फसलें हैं, अगर हम एशिया की बात करें। ठीक है? तो आप चीन की, भारत के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हम खनिज की बात करें तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका भारत, चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया में। बॉक्साइट की बात करें तो रूस और भारत में बॉक्साइट मिलता है। कोयला सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है, साइबेरिया है, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, इराक। खनिज तेल की बात करें तो इंडोनेशिया। ठीक है? तो ये खनिज हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, याद कर लेना इन्हें। ठीक है? तो इतनी सारी हेडिंग रहेंगी, ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है। ठीक है? अच्छे से इन्हें याद कर लेना। एशिया महाद्वीप की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, तो यूरोप का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पर इंग्लैंड आता है, जहाँ पर फ्रांस आता है, ये सारे देश यूरोप में ही स्थित हैं। ठीक है, तो यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है कि सबसे छोटे महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इससे छोटा एक और है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया से जो बड़ा है वो यूरोप महाद्वीप है। इसलिए कहा गया कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में टोटल 50 देश आते हैं। यूरोप जो है वो एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? एक ही कह सकते हैं कि एक ही भूमि है यूरोप की और एशिया की। बस उसे हमने थोड़ा-सा बाँट रखा है, ठीक है? अलग-अलग कर दिया है। यह तीनों तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, ठीक है? क्या है कि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। कि जो यूरोप महाद्वीप है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्योंकि जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप ही कहते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो नीचे साइड आप देख रहे होंगे कि जो हिस्से हैं, वो तीनों तरफ जल से घिरे हुए हैं। ठीक है? तो नीचे का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी तरह यूरोप में भी क्या है कि तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर आता है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर आता है और दक्षिण में भूमध्य महासागर आता है। कैस्पियन सागर तथा उरल की पहाड़ इसको एशिया से अलग करती है। अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें और यूराल पर्वत की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, एशिया
से अलग करता है किसको? यूरोप को। ठीक है, बीच में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम सीमा बनाता है ये, और उस सीमा से क्या होता है, एशिया अलग हो जाता है, यूरोप अलग हो जाता है। खनिज, चारागाह, जल तथा उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों में आधुनिक तकनीकी होने के कारण इस महाद्वीप में समृद्ध भूमि है। ठीक है, अगर हम कहें तो खनिज अच्छे खासे इसमें पाए जाते हैं, चारागाह भी काफ़ी है। ठीक है, जल की कमी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है, तो इतने सारे संसाधन हैं, आधुनिक तकनीकी भी है इनके पास, इसलिए इस महाद्वीप को हम कह सकते हैं समृद्ध। इसकी तटीय रेखा काफ़ी कटी-फटी होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो तटीय रेखा जो होता है वो कटी-फटी है इसकी, क्योंकि आस-पास महासागर, समुद्र लगे हुए हैं, तो इसे यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर हम स्थिति एवं विस्तार की बात करें, तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है स्थित है। यह एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर से अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ें सीमा बनाती हैं यूरोप की, ठीक है, जो एशिया से इसे अलग करती हैं, तो यूराल पर्वत श्रेणी जो है आपकी, यूराल सागर भी वहीं लगता है, और कैस्पियन सागर, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, सीमा बनाती हैं, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज़ को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है उसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, और आपको पता है कि इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जो कि काफ़ी ठंडा रहता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, 8 से 9 महीने बर्फ़ में रहता है। ठीक है, थोड़े ऊपर चले जाएँ तो टुंड्रा टैगा वाली भी स्थिति आ जाती है, तो काफ़ी ठंडा है यूरोप। लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है, इससे क्या होता है, इसमें गर्म एकदम जल की धारा होती है, वो चलती है, जो क्या करती है, इसके आस-पास के किनारे जो होते हैं, तो वहाँ पर एकदम गर्मी उत्पन्न करती है, खेती कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? खेती वगैरह में यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, एकदम गर्म कंबल का कार्य करता है, जो यूरोप में थोड़ी गर्मी रखता है, ठीक है? इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगर हम बात करें जलवायु की यूरोप की, तो इसके उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का शीतकाल लंबा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा बहने के कारण ध्रुवों के आसपास खेती करना संभव हो सका है, ठीक है? अगर हम जलवायु की बात करें, तो ऊपर ध्रुव पड़ जाते हैं, तो ध्रुवों के ये बहुत पास में उत्तरी ध्रुव के, तो उत्तरी ध्रुव रेखा पास होने के कारण यहाँ का जो शीतकाल होता है या कहें सर्दियों का जो टाइम होता है वो लंबा होता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है, मैंने आपको बताया कि एकदम गर्म कंबल का कार्य करती है। तो इसके कारण ध्रुवों के आसपास खेती करना संभव हो सका है। ठीक है, तो ये जलवायु की बात होगी। वनों की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट क्या है? वनों से प्राप्त लकड़ी यहाँ पर मुलायम होती है, जिसे कागज़ या रेयान उद्योग में लगाया जाता है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग वनाच्छादित देते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर भागों में वन लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो पेड़ों से लकड़ी मिलती है वो मुलायम होती है, जिसका हम लोग कागज़ बनाने में या रेयान बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वनों के बारे में इतना ही है, कुछ पेड़ों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य पशु की अगर हम बात करें, तो इस महाद्वीप की नम एवं शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पशु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नम भी है, शीतोष्ण जलवायु, इसलिए पशु ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि थोड़े ऊपर अगर हम पूछें तो टुंड्रा टोएगा में पहुँच जाएँगे, तो वहाँ पे पशु जो होंगे वो सर्दी के इलाके के ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नम एवं शीतोष्ण जलवायु है, तो अच्छी खासी मात्रा में पशु मिल जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी यहाँ के दुधारू पशु हैं, जिनसे जिनसे डेयरी उद्योग चलते हैं। ब्राउन भालू, भेड़िया, सेबल तथा मिंग यहाँ के मुख्य पशु हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना, ब्राउन भालू, भेड़िया, सेबल और मिंग यहाँ के मुख्य पशु हैं। फसलों की अगर हम बात करें, तो मुख्य खाद्य फसलों की बात करें तो गेहूँ, राई, जौ, जई आदि ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। उसके बाद फिर रेशेदार फल भी काफ़ी उगाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तरकारियाँ हैं, आलू हैं, चुकंदर है, इनकी खेती की जाती है, तो ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएँगी। खनिज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो खनिज में लौह अयस्क जो है वो आपका यूक्रेन, स्वीडन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम यहाँ से प्राप्त हो जाता है। सीसा एवं जस्ता जो है वो बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड से प्राप्त होता है, और कोयला जो है वो बेल्जियम एवं पोलैंड में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब खनिज की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है यूरोप। ठीक है, तो हर जगह आपको पता है, यूक्रेन भी आपका, जिससे अभी युद्ध चल रहा है रसिया का, वो भी कहाँ पर आता है, तो यूरोप महाद्वीप में आता है। स्वीडन है, यूके है, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे यूरोप के ही देश हैं। ठीक है, तो लोहा अयस्क सबसे ज़्यादा यूक्रेन और स्वीडन में पाया जाता है। सीसा एवं जस्ता बेल्जियम, फ्रांस में, और कोयला बेल्जियम और पोलैंड में। ठीक है, तो यूरोप के बारे में इतना हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, जो तीसरा आपका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसकी हम बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में आता है। अगर हम ग्लोब में स्थिति देखें इसकी, तो पूरी तरीके से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है इसका। इसका नाम अमीरगो वेसिपुक्की के नाम पर रखा गया है, जो इटली के अन्वेषक थे।
ठीक है, इटली के एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुके। तो इनके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया। और उत्तरी अमेरिका की अगर स्थिति देखें तो पूरी तरीके से कहाँ स्थित है ये? तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में ये आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे पहले एशिया का नाम आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका का आता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। अगर स्थिति तथा विस्तार की हम बात करें कहाँ स्थित है, तो उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर स्थित है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में कई द्वीप समूह आते हैं, जिन्हें वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, तो इस महाद्वीप की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो इसके दक्षिणी हिस्से में कई सारे द्वीप समूह आते हैं, जिन्हें हम लोग वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप कहते हैं या वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो आपने वेस्ट इंडीज देश का नाम सुना होगा, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज वाले यही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज इन्हें कहा जाता है। जो कहाँ स्थित है ये? तो ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने वर्ल्ड का मैप तो देखा होगा, आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? वो किससे जुड़ते हैं? तो एक जल संधि होती है जिसके द्वारा ये जुड़ते हैं, उसे हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं, ठीक है? तो पनामा जल संधि इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा गुजरती है, ठीक है? अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा 2 देश हैं अलग-अलग, ठीक है? तो इन दोनों के बीचों-बीच से एक सीधी रेखा गुजरती है, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी गई है। अगर आप मैप में भी देखेंगे बिल्कुल सीधी है, जो बराबर हिस्सों में मतलब बाँट देती है, कह सकते हैं कि कनाडा और अमेरिका को अलग-अलग कर देती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है, जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं, कि कौन-सी रेखा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा को अलग-अलग करती है या बाँटती है बीचों-बीच से, ठीक है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो सीमा बनाती है, ठीक है? एक सीमा का काम करती है कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में। इसमें मेक्सिको, सेंट लॉरेंस, कैलिफ़ोर्निया की खाड़ी प्रमुख है, ठीक है? अगर खाड़ियों की बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो मेक्सिको की जो खाड़ी है सेंट लॉरेंस की और कैलिफ़ोर्निया की खाड़ी सबसे प्रमुख है। इसके पश्चिमी तट पर रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? रॉकीज़ जो आपने सुना होगा काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? पहले एंडीज़ आता है जो कि दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ है, ठीक है? जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की। ग्रेट लेक्स ग्रेट लेक्स का मतलब है कि झीलें कह सकते हैं एक तरीके से हम। तो ग्रेट लेक्स जो है यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, उनमें 5 झीलें आ जाती हैं। एक है सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, हरन लेक, ओंटारियो लेक, ठीक है, ऐसे करके 5 हैं टोटल, ठीक है, जो एक सीमा भी बनाती है एक तरीके से हम देखें, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में जो सीमा का कार्य भी करती है वो, अलग करने का कार्य भी करती है। तो खाड़ियाँ कौन-सी है? तो सेंट लॉरेंस की, मेक्सिको की और कैलिफ़ोर्निया की और ग्रेट लेक्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें सुपीरियर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है, ठीक है? मिशिगन है, हडन लेक है, ओंटारियो है, ये सारी प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। जलवायु की बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में तथा मेक्सिको का दक्षिण भाग तथा मध्य अमेरिका में उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, मतलब थोड़ी सर्दी रहती होगी, थोड़ी ठंडक रहती होगी यहाँ पर। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। वहीं जो मेक्सिको का दक्षिणी भाग है, क्योंकि अगर हम उत्तरी अमेरिका के थोड़े दक्षिण में जाएँ, तो वहाँ पर मेक्सिको आता है। तो मेक्सिको का जो दक्षिणी भाग है और जो मध्य अमेरिका है, वो उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है, अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो ऊपर वाली साइड जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगी। मध्य वाली और जो नीचे वाला हिस्सा है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, इसलिए यह अत्यधिक ठंडा है। अगर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग की हम बात करें, तो उससे उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, ठीक है, पास से ही गुजरती है, इसलिए वो ज़्यादातर ठंडा रहता है। यहाँ पर सर्दियों की ऋतुएँ लंबी होती हैं, ठंडी होती हैं और वर्षा कम होती है, ठीक है, सर्दी ज़्यादातर रहती है, हिमपात वगैरह होता रहता है, ठीक है, वर्षा कम होती है। तो जलवायु की बात कर ली हमने, फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, वनों की बात कर लेते हैं। वर्ष भर बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है यहाँ पर। यहाँ मॉसिस या लिंचेस पैदा होते हैं, ठीक है? ये बर्फ़ के अंदर भी जीवित रहते हैं। अगर वनों की बात करें तो ज़्यादातर बर्फ़ गिरती रहती है हमेशा, तो ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति तो देखने को नहीं मिलती। लेकिन मॉसिस और लिंचेस जो होते हैं, वो पैदा होते रहते हैं और ये बर्फ़ के अंदर भी जीवित रहते हैं, ठीक है? कुछ पौधे टाइप के होंगे, काई वगैरह टाइप की, ठीक है? तो वो जीवित रहते हैं। पशुओं की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, तो सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो मोटी फर वाले ही जानवर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मोटी फर तथा बालों वाले पशु पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु आर्कटिक लोमड़ी, रेनडियर हैं, क्योंकि सर्दी का इलाका है तो आर्कटिक लोमड़ी और रेनडियर पाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जंगली कुत्ते, जंगली खरगोश, जंगली लोमड़ी, साँप, अन्य कीड़े-मकोड़े भी पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो
पाए जाते हैं ना पशु वगैरह, उनकी मोटी फर होगी, अच्छे खासे बाल होंगे शरीर पर, ताकि वो सर्दियों का सामना कर सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर्कटिक लोमड़ी और रेंडियर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ते हैं, जंगली खरगोश है, जंगली लोमड़ी है, सांप है, अन्य कीड़े-मकोड़े, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। खनिज की अगर हम बात करें तो यहाँ का मुख्य खनिज लोहा, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, सोना अथवा चांदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में कोयला भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका में ही कनाडा भी आता है। एक चीज़ याद रखना, कनाडा वैसे तो देश है, लेकिन उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, और एक महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं, तो उसमें कनाडा भी एक देश है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका तो है ही एक देश। ठीक है, और पूरे महाद्वीप को हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में कोयला भी पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य खनिज क्या है उत्तरी अमेरिका का? तो लोहा भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की बात करें तो यहाँ पे कोयला भी मिलता है। ठीक है, अब हम फसलों की बात कर लेते हैं। क्रॉप्स कौन-कौन सी होती हैं यहाँ पर? तो मुख्य फसलें यहाँ की गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, कपास, ओट, तम्बाकू, गन्ना, सोयाबीन, चुकंदर, आलू तथा फल हैं। ठीक है, अच्छे खासे फल उगाए जाते हैं, आलू, चुकंदर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं। कैलिफ़ोर्निया, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस की घाटी में फलों की खेती की जाती है। ठीक है, जो कैलिफ़ोर्निया की घाटी है, ग्रेट लेक्स है और सेंट लॉरेंस की जो घाटी है, यहाँ पर फलों की खेती भी अच्छी खासी की जाती है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के बारे में इतना ही है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में हमें पढ़ना है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 2-3 और महाद्वीप रह गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, अच्छे से चीज़ों को याद करिए, समझिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वर्ल्ड का मैप अपने पास रखिए। ठीक है, उससे देख-देख कर समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इतना देखना है कि ऊपरी इलाका ज़्यादा ऊपर है कोई महाद्वीप, तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादातर पड़ेगी, बीच में है तो उष्ण होगा, गर्मी पड़ेगी। थोड़ा और नीचे आ जाएँगे तो दक्षिणी ध्रुव के अगर पास हो रहा है, तो भी सर्दी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप की सहायता से पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।